सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये थर्ड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अर्थ का इंटीरियर देखने वाले हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं वो देखने वाले हैं, सुनामी कैसे आती है वो देखने वाले हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं और किस तरह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट से डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, जैसे कि वोल्केनिज्म होती है। ये सारी चीज़ें जो है प्लेट के मूवमेंट से होती हैं। अब ये प्लेट आपकी किचन वाली प्लेट्स नहीं है जिसमें कि आप खाना खाते हैं। ये प्लेट्स हैं जिसमें कि हमारी अर्थ की जो डिफरेंट प्लेट्स हैं वो डांस क्यों करती हैं, ये भी आज देखेंगे, ठीक है। और आज तुमको जो है खैर रोज़ डे तो कल था, लेकिन आज रोज़ दिलवाएंगे, ठीक है। चलो, और आज कौन सा डे चल रहा है भाई हैं? अपडेट करते रहा करो। ऐसे तो कर दिया होगा तुम लोगों ने, इतने भोले तो नहीं हो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, सचिन, अंजलि, सोनू, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। विद्या उस शेरनी, अरे भाई भाई पुराना हो गया श्रेया, थोड़ा नया यूज़ करो भी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। अर्थ का इंटीरियर स्टार्ट किया जाए। ठीक। तो अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अर्थ का इंटीरियर जो है ना, इसको ज्योग्राफी नहीं बोलते हैं, इसको जियोलॉजी बोलते हैं। ज्योग्राफी और जियोलॉजी में अंतर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूविज्ञान, ठीक है, और उसको बोलते हैं भूगोल। अब भूविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, विद्वान विद्वान लिख दिया मैंने गलती से, तभी हिंदी वाली मैम मारती थी काफ़ी। भूविज्ञान, ठीक है, भूविज्ञान। वैसे मारती नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी हिंदी वाली मैम, नहीं मारती थी बिल्कुल भी। तो भूविज्ञान की अगर बात करें है क्या, जियोलॉजी और ज्योग्राफी में ये डिफरेंस है। जियोलॉजी अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करता है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करता है। वहीं ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये अर्थ के मेनली एक्सटीरियर, या फिर ह्यूमंस किस तरह से अर्थ के डिफरेंट रिलीफ फीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यानी अभी हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट बिल्कुल है, ठीक है। तो अर्थ के इंटीरियर की अगर हम बात करें, उससे पहले ये जान लेते हैं कि अर्थ की एज कितनी है। अच्छा, आप लोगों की एज कितनी है, ज़रा बताइए कमेंट में कि आप लोगों की एज कितनी है। देखें एवरेज एज यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं कितनी है किसकी एज, सही सही बताना, झूठ बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एज ऑफ अर्थ कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर मान लें कि आपकी एज, ठीक है, जब आप पैदा हुए उससे बस हम निकाल लेते हैं। जैसे एक ट्री की एज कैसे निकाली जाती है, ट्री का जो ट्रंक होता है, इसमें कितने नंबर ऑफ रिंग्स हैं उससे इसकी एज निकाल लेते हैं, ठीक। 18, 25, 20, 25, 21, 10 साल। अच्छा अच्छा, 4.5 साल। हाँ, पोसिंग वाले लगते भी, तुम्हारी हरकतें भी वो 4.5 साल वाली है। 29, 27, 21, 23, 55, 26। ओके, तो यानी एवरेज एज मान सकते हो 23 ईयर्स एवरेज एज है। खैर, उससे कोई लेना देना नहीं है। अर्थ की एज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग, है ना, माहौल भी डेटिंग वाला ही चल रहा है आजकल। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या, इसको हिंदी में रेडियोधर्मी डेटिंग बोलते हैं। अब इसमें कई तरह की टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कार्बन 14 डेटिंग होती है, एक यूरेनियम लेड डेटिंग होती है, एक रूबीडियम स्ट्रॉन्शियम डेटिंग होती है। अब इस डेटिंग से कैसे पता चल जाता है कि किसकी कितनी एज है। डेटिंग में ऐसा किया जाता है कि भाई जो दूसरा वाला होता है वो पूछ लेता है। देखो, कार्बन 14 में ऐसा होता है कि जो हमें अबंडेंट फॉर्म में जो कार्बन, देखिए हर चीज़ कार्बन की बनी हुई है, जैसे कि ये प्लांट्स हैं, ये कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन इनको कहाँ से मिला, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लिया। पूरी कार्बन साइकिल इसको हम बोलते हैं। कार्बन साइकिल हम लोगों ने जो एनवायरनमेंट का लेक्चर किया तो उसमें पढ़ा भी था कि किस तरह से ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, देन इन पे हम फीड करते हैं, हम ह्यूमंस हो गए फिर एनिमल्स हो गए, तो इन पे हम क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो वो कार्बन एक तरह से हमारी बॉडी में चला गया। जितना भी सब कार्बन होता है, ये कार्बन यूजुअली 12 C12 के रूप में पाया जाता है। अब C14 एक कार्बन का एक आइसोटोप होता है। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉम, वैसे तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है लेकिन अगर आपको पता है तो ठीक है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, बट जिसका मास नंबर 12 है तो वो 6C12, और जिसका मास नंबर 14 है तो वो अलग तरह का कार्बन हो जाएगा। ये वाला जो कार्बन है नेचुरली नहीं बनता है। नेचुरली ये मतलब बनता तो नेचुरली है, लेकिन प्लांट्स में नेचुरली नहीं बनता है। ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन होता है
उसमें एक तरह से जो हमारी सन रेज हैं उसको ब्रेक करती हैं और C15 में इसको तोड़ देती हैं, कार्बन 14। अब ये जो C12 है, जब कोई मान लो कि प्लांट डिके हुआ या फिर एनिमल हो गया, आपको ये पता होना चाहिए फॉसिल क्या होता है। फॉसिल तो सभी लोग समझते हैं ना, जैसे प्लांट, एनिमल, हम लोग तो इनको जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग का डीके हो जाएगा, जब हम लोग मतलब एक तरह से हम लोग हैं तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, तो उसको हम फॉसिल बोलते हैं। और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? स्टडी ऑफ फॉसिल, यानी जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसमें होता क्या, जीवाश्म में ये तो कांस्टेंट रहता है, ये डीके नहीं करता 6C12। ये जो कार्बन का है, ये वाला जो C14 है, ये इसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे नाप लेते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है। इससे हम पता लगा लेते हैं। तो चाहे वो कोई भी है, कोई भी हमें फॉसिल मिला या फिर डायनासोर का हमें कोई फॉसिल मिला, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि किसी की एज कितनी। वैसे हम एज ऑफ अर्थ भी यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने मून के कुछ सैम्पल्स लिए, वहाँ से हमने पता लगाया। कुछ मेटियोर्स, ठीक है। मेटियोर्स क्या होते हैं? वो मेटियोराइट्स जो हमारा मेजोस्फीयर जो लेयर है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर उनको ख़त्म नहीं कर पाता है, वो अर्थ में आके स्ट्राइक कर जाते हैं, तो उनको मेटियोर्स बोलते हैं। तो मेटियोर्स से हम उसकी एज निकाल लेते हैं, ठीक है। डेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं, तो उससे हमें एज पता चल जाती है। क्लियर? अब ज़्यादा डीप में हमें इसमें घुसने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना ये कितने तरह की डेटिंग होती है, कार्बन 14, यूरेनियम लेड डेटिंग और रुबीडियम स्ट्रोंशियम डेटिंग। इससे हम एज ऑफ अर्थ, और कमेंट में बताएंगे कि एज ऑफ अर्थ है कितनी है, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था परसों वाले। और स्टडी किसको बोलते हैं? पिलियोंटोलॉजी। और एक ध्यान रखना, लॉजी का मतलब स्टडी, जैसे यहाँ पे जियोलॉजी हमने देखा था, ठीक है। तो स्टडी ऑफ अर्थ का इंटीरियर। और इसका फादर किसको बोलते हैं? अगर कभी पूछ ले कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी, तो ये बोलते हैं जेम्स हटन जी को, ठीक है। जेम्स हटन एक जोग्राफिस्ट थे, उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी, ठीक है। भूविज्ञान के जनक इनको बोलते हैं। नाउ अब अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम अर्थ, अब ये तो एज, ठीक है, एज एक आप सेपरेट कंपोनेंट रख दो, एज हमने पढ़ लिया। अब अर्थ के इंटीरियर पे आते हैं। तो अर्थ के अंदर क्या क्या है, वो हमें जो पता है, जो हमारी प्रेजेंट नॉलेज है, वो मिली कहाँ से, कैसे मिली? तो उसको बोलते हैं सोर्सेस। कुछ हमें सोर्स मिले होंगे आपके बारे में। मान लो अगर मुझे कोई चीज़ पता है, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर ये, मान लो अभी आपका मैं नाम देखूं और बोल दूं कि बेटा तुम्हारा मोबाइल नंबर ये है और तुम इस पर्टिकुलर स्टेट से हो, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? कोई सोर्स होगा। हो सकता है मैंने एप्लीकेशन का जो बैकएंड है वहाँ पे देखा हो कि ये नाम का लड़का जो है, इसका ये मोबाइल नंबर है और इस पर्टिकुलर स्टेट से है, ठीक है। तो कोई सोर्स होगा उसका। ऐसे ही सोर्स जो है अर्थ के इंटीरियर के भी हैं। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं डायरेक्ट सोर्स और एक को बोल सकते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके बारे में मुझे डायरेक्टली आपके, मान लो कि मैंने आपके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लिया और आपके पेरेंट्स ने मुझे बता दिया कि भाई ये यहाँ पे, मतलब, या फिर किसी आपके फ्रेंड ने बता दिया यहाँ पे रहता है और ये इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। इनडायरेक्ट सोर्स का मतलब ये है कि मैंने कहीं से सुना है, इस तरह से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, कि मतलब वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो ये दो तरह के सोर्सेज होते हैं। अब सोर्सेज आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वोल्केनो है, माइनिंग है, डीप ओशन ड्रिलिंग है, मेटियोर्स है, सीस्मिक वेव्स है। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से डायरेक्ट होंगे और कौन से इनडायरेक्ट होंगे। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन खुद गेस करोगे तो हो सकता है कि मेरे समझाने से पहले ही आप उस चीज़ को समझ जाओ। बताइए, गेस करिए आप कि इनमें से कौन डायरेक्ट सोर्सेज होंगे और कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज होंगे, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो स्रोत हैं वो कौन से होंगे। डायरेक्ट सोर्स का मतलब हुआ कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में अर्थ के इंटीरियर से ही पता चल रहा है। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो होता है इस तरह से अंदर से लावा निकलता है, और वो लावा कहाँ से निकल रहा है? अर्थ के अंदर से निकल रहा है, तो ये डायरेक्ट सोर्स हुआ। माइनिंग का मतलब क्या है? माइनिंग का मतलब है कि हम नीचे गड्ढा खोद रहे हैं, रॉक्स निकाल रहे हैं, चट्टाने निकाल रहे हैं, तो उन रॉक्स से, रॉक के कॉम्पोजिशन से हमें पता चल जाता है कि भाई, क्योंकि वो अंदर से नहीं निकाल रहे हैं ना, तो जो चीज़ अंदर से ही निकल रही है वो डायरेक्ट सोर्स होगा। डीप ओशन में ड्रिलिंग करते हैं कई सारे पर्पसेस है, जैसे कि हमारा ये वेस्टर्न ऑफशोर है, यहाँ से हम तेल वगैरह निकालते हैं, है ना, ऑयल की ड्रिलिंग होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है अर्थ के इंटीरियर। तो ये तीनों कैसे हुए सोर्सेज? तीनों जो है डायरेक्ट सोर्सेज हुए, डायरेक्ट सोर्सेज हुए। नाउ टॉकिंग अबाउट मेटियोर्स यानी उल्कापिंड और सीस्मिक वेव्स, तो मेटियोर्स और सीस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे बोलते हैं सीस्मिक वेव को, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज होंगे। क्यों इनडायरेक्ट सोर्सेज? मेटियोर जो आ रहे हैं, मेटियोर मतलब आउटर स्पेस से आ रहे हैं ना, गिर रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर से तो नहीं आ रहे हैं। ये अर्थ है, ऐसा तो नहीं फटक से यहाँ से निकलते हैं और फिर उसको हम टेस्ट करते हैं, यहाँ से निकल के आ रहे हैं ना, बाहर से आ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट होंगे। सीस्मिक वेव्स अभी होल्ड लगा दो, ये समझ में आ जाएगा कैसे इनडायरेक्ट सोर्सेज पे लास्ट में एकदम चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक। सोर्सेज आप समझ गए। अब पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है,
ये एकदम बाहर का है, जो ऐसे समझ लो कि एकदम अर्थ को हमने, अर्थ के अंदर के पार्ट्स को एकदम बाहर निकाल दिया। तो ये अर्थ का जो बाहरी लेयर है। अर्थ के एक्चुअल में हम देखें तो 4 लेयर्स हैं। ये सबसे बाहर वाली, इसको क्रस्ट बोलते हैं हिंदी में, भूपर्पटी। ये है मैंटल, और ये है आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर, और ये है इनर कोर, ठीक है, हिंदी में भी कोर बोलते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। कहीं कहीं पे 3 लेयर्स ऑफ अर्थ आपसे बोलेगा, 3 लेयर्स ऑफ अर्थ हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं क्रस्ट, मैंटल, कोर, लेकिन कोर फर्दर डिवाइडेड होता है आउटर कोर और इनर कोर में, बाहरी कोर और अंदरी कोर वाला, ठीक है। अब अर्थ की लेयर्स के बारे में हम समझेंगे कि अर्थ की लेयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और अर्थ की लेयर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, भूपर्पटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी है। तो उसकी थिकनेस है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, यानी कि जो हम लोग अभी आप जहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, जहाँ सब लोग रह रहे हैं, वो क्रस्ट है, राइट। वो चीज़ क्या है, वो क्रस्ट ही तो है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये। अब ये क्या है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको ऐसे समझो, ये अर्थ है, उसकी एक हमने, जैसे नहीं कि हम लोग दुकान से जब वाटरमेलन लेने जाते हैं तो वो एक इस तरह से हमें काट के टेस्ट करने के लिए देता है, बस उसी तरह हमने टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये एक कली निकाल ली उसकी, अर्थ की, वो है एक पार्ट ऑफ पीस ऑफ अर्थ है ये, ठीक है। तो उसको मैंने निकाल लिया। अब सबसे ऊपरी लेयर तो क्रस्ट होगी, भूपर्पटी, कितना थिक होगा वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक। नाउ दिस क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओशिनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। एक को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल और एक को बोलते हैं ओशिनिक। कैसे? जहां पे समुद्र, जहां पानी भरा हुआ है, उसकी क्रस्ट को बोलते हैं, उसकी क्रस्ट को बोलते हैं, भाई उसके नीचे जमीन होगी ना, कुछ पानी के नीचे, समुद्र के नीचे कुछ जमीन होगी ना, उसको बोलते हैं ओशिनिक क्रस्ट। और जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां पहाड़ हैं, जहां प्लेट्यूज है, पठार हैं, या फिर जहां पे प्लेन है, समतल जमीन है, जहां हम रह रहे हैं, वो सब क्या होता है, उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। यहां तो हम नहीं रह रहे ना समुद्र में, समुद्र के नीचे का जो क्रस्ट है उसको बोलते हैं ओशिनिक क्रस्ट, और बाकी को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्लियर? अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आप मुझे बताएंगे। पहला, इन दोनों में तुमको चौड़ा कौन सा लग रहा है, थिक कौन सा लग रहा है, मोटा कौन सा लग रहा है, ये बताओ जल्दी से, ओशनिक वाला या फिर कॉन्टिनेंटल वाला, देख के, ठीक है, स्क्रीन के सामने ही आपके। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकर है, वो थिक है। ये यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा थिक है, क्यों? क्योंकि माउंटेन है ना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है। तो ये एक पॉइंट डिफरेंस का लिख सकता हूँ मैं कि ये जो है थिक होता है, ये थिन होता है, ठीक। अब क्योंकि ये थिक होता है, ये मोटा होता है, क्यों होता है ऐसा, लेकिन वो बाद में समझेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी मैं बता देता हूँ। ये आइसोस्टेसी क्या होता है, कभी तो पूछा नहीं है क्वेश्चन, IOSOSTACY पूछा नहीं है एसएससी में क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ ले या फिर फर्दर एग्जाम में आप जैसे पीसीएस जैसे लेवल एग्जाम में बैठे तो क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये माउंटेन है, मान लो ये हिमालय है, ठीक है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, जितना ये ऊपर ऊंचा है उतना ही नीचे गड्ढा भी है, जितना ऊपर ऊंचा है उतना ही नीचे गड्ढा भी है। तभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है माउंटेन से बहुत थिक होता है। अगर तुमसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ मिलेगी, तो माउंट एवरेस्ट में चले जाना, बता देना माउंट एवरेस्ट चले जाओ, वहाँ थिकनेस मिल जाए खूब सारी, और उसी में एकदम घुस जाना वहीं पर जाकर, ठीक है। तो ये है, क्यों इसको बोलते हैं आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट। कोई भी लार्ज बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको सपोर्ट करने के लिए बेस भी एकदम तगड़ा होना चाहिए, वो है आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक लॉ है, लॉ ऑफ आइसोस्टेसी, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, तो लॉ ऑफ एनर्जी, उसी तरह लॉ ऑफ आइसोस्टेसी है कि किस तरह जो टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खुद को बैलेंस करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस। में ज़्यादा में घुसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात ये आती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इतना उछाल क्या मार रहा है, मतलब काहे इतना ऊंचा है ये? इतना ऊंचा इसलिए है क्योंकि जिस मटीरियल से बना है वो लाइट है, और ये भाई साहब जिस मटीरियल से बने ओसेनिक, वो डेंस है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो बाहरी ज़्यादा होगा वो धंसेगा, नीचे बैठेगा, और जो लाइटर होगा वो उठेगा, सिंपल। तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ है। जो हमारा हिमालय है उसका कोर भी ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ है। ओशिनिक क्रस्ट की अगर बात करें तो ये बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है, ठीक है, ये बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर बात करेंगे मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसीलिए इसको सियाल बुलाते हैं प्यार से, और इसको सीमा बुलाते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम, और ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। क्लियर? और क्या इसमें डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये थिक है लेकिन लाइट है,
ये थिन है लेकिन डेंसर है, भारी है। ये तो अभी मैंने बता दिया, ये भी आपको समझ आ गया, खत्म हो गया क्रस्ट। तो ध्यान रखना, लेकिन अगर पूछ ले कि एवरेज थिकनेस बता दो, तो क्रस्ट तो 0 से 100 किलोमीटर तक है, क्रस्ट जो है 0 से 100 तक है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल का एवरेज पूछ ले तो रफली 30 किलोमीटर से इसका एवरेज थिकनेस होता है, और ओशनिक अगर पूछ ले तो रफली 5 किलोमीटर होता है, यानी कि ये थिन होता है ओशनिक क्रस्ट। नीचे बढ़ते हैं, अब कौन सी लेयर आएगी? अब आएगी मेंटल, मेंटल आएगी, ठीक। लेकिन मेंटल के अब डिफरेंट लेयर्स हैं। मेंटल का सबसे जो अपर पार्ट है, तुम्हें दिखाते हैं, रुको, ये देख रहे हो, ये जो है ये मेंटल का हिस्सा है। इसके ऊपर वाला जितना हिस्सा है वो क्रस्ट है। ये ध्यान से देखना, ये जो मैं लाल 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 बना रहा हूँ ना, ये मेंटल है। यहाँ से मेंटल शुरू होता है, लेकिन बहुत ठोस है ये, बहुत बहुत ठोस है, बहुत सॉलिड है। जैसे ऊपर क्रस्ट सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। लेकिन जो इसकी नीचे वाली लेयर है, जहाँ एस्थेनोस्फीयर लिखा हुआ है, ये सेमी मोल्टेन फॉर्म में है, यानी कि दुर्बल मंडल इसको बोलते हैं। दुर्बल मंडल इसलिए बोलते हैं काहे से, ये बहुत ही दुर्बल है। दुर्बल का मतलब है जो वीक है, यानी कि ये वीक क्यों है? क्योंकि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, या फिर सेमी सॉलिड बोल लो, या सेमी मोल्टेन बोल लो, या फिर प्लास्टिक फॉर्म में बोल लो। मतलब कि प्योर लिक्विड भी नहीं है और पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है, बीच का है। ये कुछ और नहीं, लावा है, ये लावा भरा हुआ है। कहीं क्रैक मिल जाएगा, निकल आएगा, बस वहीं वोल्केनो बन जाएगा, ज्वालामुखी। अब क्रैक कैसे बनेगा और कैसे ज्वालामुखी निकलेगा वो बाद में देखेंगे, अभी जब प्लेट टेक्टोनिक्स देखेंगे। तो ये समझ आ गया कि एस्थेनोस्फीयर क्या है। ये एक मेंटल में लेयर पाई जाती है जो अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल के नीचे है। अब तुम अगर क्रस्ट को मिला दो पूरी, ठीक है, ब्लू से यहां पे ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझना। ये क्रस्ट है जिसको मैं नीले नीले से ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस नीले को मिला दो और इस लाल को मिला दो, नीला और लाल मिलकर लिथोस्फीयर बन जाता है, जिसको स्थल मंडल बोलते हैं हिंदी में, स्थल मंडल। समझ गए? लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, यानी कि एस्थेनोस्फीयर इज नॉट द पार्ट ऑफ मेंटल, सॉरी लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ मेंटल, एस्थेनोस्फीयर इज नॉट द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को जब हम काउंट करते हैं तो लिथोस्फीयर में आता है तुम्हारा क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, जो मैंने लाल से रंग रखा है। क्लियर? मेंटल की थिकनेस कितनी होती, कहां तक जाता है? मेंटल 2900 किलोमीटर तक जाता है, 2900 किलोमीटर तक जाता है, और ये सबसे थिक है, ये थिकेस्ट ऑफ ऑल है, सबसे थिक है, ये सबसे मोटा है, ये ध्यान रखना। अगर बाई वॉल्यूम बात करें तो रफली वही आएगा, लगभग 84% के समथिंग इसका वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम। अभी हम वो भी देख लेंगे कि बाई मास और बाई वॉल्यूम इनका क्या है। अभी के लिए बस ऐसे सुन लो, सबसे थिक है, वॉल्यूम इसका 84% है। इसका रफली क्रस्ट का 1% है, मात्र 1%, ठीक है। कोर का 15%, मेंटल का 84, लगभग 84%, 84%। क्लियर? नीचे वाला सर मेंटल, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, कोर पे आते हैं, कोर। और चलो वो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वही है कि जो एस्थेनोस्फीयर है यही लावा का सोर्स है, ध्यान रखना। यही अच्छा, मैग्मा और लावा में डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मैग्मा और लावा में कोई डिफरेंस नहीं होता जब तक वो भरा हुआ है अंदर, जैसे एस्थेनोस्फीयर। मैग्मा बाहर निकल आता तो उसको लावा बोल देते हैं, ठीक है। लावा एक मोबाइल कंपनी भी हुआ करती थी अब वो लावा इतना गर्म हो जाता था नाम को उसने इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि ज़्यादा चला नहीं। खैर, कौन माइक्रोमैक्स लाता था ना, तो ये है। और ये एक्चुअल में अभी, चलो बाद में जब हम प्लेट का मूवमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी आ जाओ कोर पे। अब कोर पे जब हम आ रहे हैं ना, तो कोर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये है आउटर वाला और ये है इनर वाला। ये आउटर वाला जो है ना, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, और ये जो है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। इसका टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, इसका जो तापमान है सबसे ज़्यादा होता है। अब बात यह आती है कि टेम्परेचर इतना हाई है तो ये सॉलिड का है, पिघल के नहीं जाता। ये बात तो तुम्हारी सही है, पिघल इसलिए नहीं जाता क्योंकि इतना अंदर है, सबसे अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है कि प्रेशर वो आउट परफॉर्म कर देता है इस टेम्परेचर को, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आउटर जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो कोर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंटल, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे जो मैंने सीमा लिखा है ना, मेंटल भी मेनली सीमा का ही बना हुआ है। लेकिन एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें उसने मेंटल ऑप्शन दिया नहीं, इसलिए मैंने ओशनिक क्रस्ट में भी उस सीमा को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे सिलिका और मैग्नीशियम का जो मेनली बना हुआ है वो मेंटल है। जैसे मैंने बताई, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना ये, ठीक है, सीमा वाला, ये उसमें मेंटल ऑप्शन में नहीं था। कोर की अगर बात करें तो कोर को फेनी बोलते हैं, फेनी।
यानी कि ये आयरन और निकल का बना हुआ है, मेनली आयरन और निकल का बना हुआ है ये। अब ये जो कोर है, ये कोर है, ये दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक है आउटर और दूसरा है इनर। आउटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो इनर है वो सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड क्यों है वो मैंने बता दिया, क्योंकि इमेंस प्रेशर लग रहा है अंदर, है ना। जैसे कि लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलता है लाइफ में वो एकदम सॉलिड हो जाता है, टफ बन जाता है। अब ये जो लिक्विड पार्ट है ना, ये लिक्विड पार्ट मूव करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है कॉन्टिन्यूसली, पिछले कल वाले लेक्चर में देखे थे। इसमें आयरन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से अब क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती, फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, याद आ रहा है। और ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किसने बोला था जरा बताइए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि मैग्नेटिक फील्ड किस लेयर की वजह से बनती है, आउटर कोर की वजह से बनती है। क्यों बनती है मैंने बता दिया। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही है कि हम जो अर्थ, जो सन है, उसकी बहुत सारी हार्मफुल रेज आती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऑस्टेड जी ने दिया था, हंस क्रिश्चियन का पूरा नाम था हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया था, वो दिया था जेम्स पी जूल ने, है ना। वो हम देख चुके हैं चीज़ें कि भाई अच्छा ये बताओ कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसमें अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो किस रूल का यूज़ करते हैं। कोर भी हमारा खत्म हो गया, और कोर कहाँ तक जाएगा, अर्थ के इंटीरियर तक जाएगा, एकदम अंदर तक जाएगा। अब बात ये आती है हमें पता कैसे चला कि ये फेनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैक्सिमम हम डीप जा चुके हैं, जितना भी मुझे पता है, आई थिंक 40 किलोमीटर से ज़्यादा हम डीप नहीं गए हैं अभी तक। ये आई थिंक मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा डीप हम नहीं जा पाए। ये तो बात हो रही 2900 किलोमीटर से भी अंदर गहरा। तो इसके बारे में जितनी है मैं सब वही इनडायरेक्ट सोर्सेज से हमें इसके बारे में नॉलेज पता हुई, हाइपोथेटिकल हम बोल सकते हैं, साइंटिफिक जो नॉलेज है उससे हमें पता है, कोई गया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है जाना। तो ये अंदर कहाँ तक जाएगा, अर्थ की जो रेडियस है, हम पढ़े थे 6371 एवरेज लेते हैं किलोमीटर्स, या फिर रफली आप 6400 किलोमीटर ले सकते हो, क्लियर। और वो उसको हम राइट हैंड थंब रूल, और किसी ने अगर फ्लेमिंग लिखा होगा, देखता हूँ मैं, कुछ लोगों ने पक्का फ्लेमिंग लिखा होगा, मुझे पक्का पता है, फ्लेमिंग का जिक्र किया होगा। स्क्रीव एंड राइट हैंड रूल बिल्कुल सही है, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे आपका फेस रिवील कब होगा, सिलेक्शन जब होगा आपका तभी फेस रिवील होगा हमारा, ठीक है। चलो तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसमें हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ना है अभी। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, बट बिफोर दैट हम मिनरल कॉम्पोजिशन पढ़ लेते हैं अर्थ क्रस्ट का। तो ध्यान रखना, जो अर्थ की भूपर्पटी क्रस्ट है, क्रस्ट, उसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से होता है। उसको याद करने के लिए ऐसे याद करो, ओ सियाल, जैसे बोलते ना, ओ रवि, ओ राहुल, ओ राधा, वैसे ही ओ सियाल, ठीक है। ओ सियाल, ओ यानी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, 46% लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। सिलिका ये कितना है, 28%। एल्यूमिनियम ये कितना है, ये नहीं पता है हमें भी लिखा हुआ ये भी देख सकते हो, 8.32%, ठीक है, 8.32%। ओ सियाल, ये अगर आप याद कर गए, आई थिंक सीजीएल मेंस पे भी क्वेश्चन बना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीजीएल मेंस पे, ठीक है। और इसको आराम से उड़ा सकते थे, क्योंकि मैंने तब भी बताया था ओ सियाल। आपको परसेंटेज नहीं भी पता था तो भी आराम से क्वेश्चन हो सकता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वाला परसेंटेज तो ऑक्सीजन के पास ही जाएगा ना, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उस सिलिकॉन के पास जाएगा ना, तीसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम के पास जाएगा ना, इसके बाद कौन है, आयरन है। तो परसेंटेज थोड़ा सा ऑक्सीजन और सिलिका को देख लो, बाकी मत याद करना। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है क्रस्ट में, और तुमने ऑक्सीजन बोला, और यहीं से चप्पल फेंक के मारी हमने, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मेटल नहीं है, मेटल एल्यूमिनियम है। तो सबसे अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, धातु मेटल। और सेकंड सबसे अबंडेंट कौन हुआ, आयरन हुआ। क्लियर, ठीक। अब इसका हम कॉम्पोजिशन बाई मास एंड वॉल्यूम देख लेते हैं, तीनों लेयर्स का, ठीक है। कॉम्पोजिशन बाई मास एंड कॉम्पोजिशन बाई वॉल्यूम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रस्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैंटल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ बाई मास और यहाँ लिखता हूँ बाई वॉल्यूम। ना क्रस्ट की अगर बात करें तो ये लेस देन 1% है, लेस देन 1% बाई मास, यानी कि द्रव्यमान के टर्म्स में अगर हम बात करें। मैंटल रफली 68% है, बचा कितना, 69 हो गया, नहीं 31% बचा, 31%। क्रस्ट की अगर बात करें रफली 1%, सेम ऑलमोस्ट मान लो। 84% बाई वॉल्यूम मैंटल है, एंड 15% जो है बाई वॉल्यूम कोर है। क्लियर हो गया।
अब हम आ जाते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि कुछ हो रहा था लेकिन अब चेंज हो गया, कुछ हो रहा था लेकिन अब चेंज हो गया, यानी कि अब कॉन्टिन्यूटी जहां ब्रेक होती है उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। आई अगेन रिपीट, जहां पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है मतलब ये है कि जो हमारी तीनों लेयर्स हैं अर्थ की, क्रस्ट, मैंटल और कोर को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, वैसे तो क्रस्ट को मुझे इतना मोटा बनाना चाहिए नहीं था, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, क्योंकि क्रस्ट हमें पता है कि वो 1% ही है बस मात्र। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और पतला ही बना देता हूँ। क्लियर हो गया? ठीक। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, ये क्यों ड्रॉ करी? क्योंकि यहां से कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। यहां पे जो चीजें मिल रही थी सेम है, ऑलमोस्ट सेम, हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए माइनर, लेकिन यहां से चीजें चेंज हो गई, यानी कि इसको हमने अलग लेयर बोल दिया, मेंटल बोल दिया। फिर यहां से चीजें चेंज हो गई तो इसको हमने अलग लेयर बोल दिया। ठीक, क्लियर इतनी चीज? लेकिन यहां पे भी हमें एक डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे साइंटिस्ट को देखने को मिली, यहां पे भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिली, और यहां पे जो नीली वाली लाइन ड्रॉ करी उसमें तो है ही है। इसको बोला हमने आउटर कोर, इसको बोला हमने इनर कोर, इसको बोला हमने अपर मैंटल, इसको बोला लोअर मैंटल, इसको बोला आउटर क्रस्ट, इसको बोला इनर क्रस्ट। क्लियर? अब डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब यह है कि वहां से चेंज हो रही, तो साइंटिस्ट ने इन डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया, और जिस साइंटिस्ट ने जिस डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया उसी डिसकॉन्टिन्यूटी का उस साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ गया उसका। ये इसका नाम पड़ा कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं लिख रहा हूँ, अपने आप से ऐड कर लेंगे आप, है ना। ये है मोहोज डिसकॉन्टिन्यूटी, ये है रेपेट्टी डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये है ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, और ये है आम जिंदगी नहीं लेमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कल ये लेक्चर होता तो ज़्यादा सेंस बनता ना। कोई मुझे रेड, है ना, गुलाब ला दो। लेकिन खैर अब तो टाइम चला गया। अब चॉकलेट वगैरह, आज चॉकलेट वगैरह होगा ना कुछ ऐसा, ऐसा सुनने में आता। चलो, तो डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो कोनराड है, किसको सेपरेट कर रहा है? अपर मैंटल को लोअर मैंटल से। अब ये देख लो किसको कौन सेपरेट कर रहा है, तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है कोनराड किसको सेपरेट कर रहा है, अपर क्रस्ट, आउटर, या फिर अपर क्रस्ट बोल सकते हो, ये अपर क्रस्ट ही है, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट है। देन मोहोस किसको सेपरेट कर रहा है? मोहोस सेपरेट कर रहा है पूरे क्रस्ट को पूरे मैंटल से, या तुम बोल सकते हो कि इनर क्रस्ट को अपर मैंटल से वो कर रहा है। लेकिन तुम वो भूल जाओ, ये भूल जाओ, तुम याद रखना क्रस्ट को मैंटल से डिवाइड करता है। ठीक है, अपर मैंटल को लोअर मैंटल से रेपेट्टी अलग कर रहा है, या फिर इसमें देख लो तुम। ठीक है, अपर मैंटल को लोअर मैंटल से रेपेट्टी वो कर रहे हैं। ठीक है, ग्यूटेनबर्ग की अगर बात करें तो ग्यूटेनबर्ग पूरे मैंटल को पूरे कोर से अलग कर रहा है, या फिर लोअर मैंटल को आउटर कोर से कर रहा है। लेहमैन्स किसको अलग कर रहा है? आउटर कोर को इनर कोर से अलग कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप अपने दिमाग में या फिर कोई कोरा पन्ना लो और उसमें आराम से ऐसे बना लो। ठीक है, ये क्रस्ट, ये मैंटल, ये कोर। फिर सर ने बोला था कि दो पार्ट में सबको डिवाइड कर देना, और कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, खत्म। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, किसी को डाउट तो नहीं है? देन आते हैं हम प्लेट। ठीक है, अब प्लेट से यहाँ पे परोसेंगे तुम्हें खाना हम। अच्छा। आज प्रपोज डे। अच्छा, किसी ने किया या ये नहीं? बेटे अप्पू सुधर जाओ तुम। चलो क्लियर, ओके। तो अब आते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे। होती क्या है ये प्लेट? तो लिथोस्फेरिक प्लेट, चलो बाद में अभी उसको देखेंगे उस पिक्चर को। ये देखो लिथोस्फेयर क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था, पूरा क्रस्ट ले लो और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल, पूरा क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल, इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसके नीचे क्या था? इसके नीचे भरा था एस्थेनोस्फीयर। अब एस्थेनोस्फीयर क्या है? प्लास्टिक फॉर्म में, सेमी मॉल्टन फॉर्म में। ठीक है, तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा
कि जब पानी पड़ा होता है फ्लोर पे तो तुम आसानी से फिसल जाते हो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर के बीच में और ये इसके बीच में एक लेयर है ना, पानी की लेयर। तो वही है, बस ये समझ लो कि ये जो है पूरा सॉलिड है, ये पूरा लिथोस्फीयर है, सॉलिड है, ठीक है। ये इसके ऊपर डांस करती हैं ये। क्यों? क्योंकि ये सेमी मॉल्टन फॉर्म में है, रिजिड नहीं है, ये सेमी मॉल्टन प्लास्टिक फॉर्म में है ना, पिघला हुआ है। तो इसके ऊपर ये मूवमेंट करती हैं। इसी मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक और ये सारी चीज़ें होती हैं। अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, इसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी। यानी लिथोस्फेरिक प्लेट पहले तो हैं कितनी वो समझ लेते हैं। पहले बात तो ये है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मेजर प्लेट्स, मुख्य, और एक को बोलते हैं माइनर प्लेट्स। मेजर प्लेट टोटल 7 है। क्वेश्चन बन चुका है कि हाउ मैनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर देयर? 7। जितनी बाकी बची हैं रफली 8 वो माइनर है। क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि इनमें से कौन सी मेजर और कौन सी माइनर, कैसे बताओगे? जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन मेजर है, ठीक है, यूरेशियन मेजर है, अफ्रीकन मेजर है, साउथ अमेरिकन मेजर है, एंटार्क्टिका मेजर है, ऑस्ट्रेलियन मेजर है, पैसिफिक मेजर है, अटलांटिक मेजर है। यानी कि जो भी नाम, और अगर हम बात करें कोकोस, नास्का, फिलिपिनो, जुआन दे फूका, कैरेबियन, इंडियन, अरेबियन, जो किसी कंट्री का नाम है या फिर किसी छोटे पर्टिकुलर रीजन का नाम है वो माइनर प्लेट। और जो बड़े से एरिया का नाम है, बड़ा सा एरिया या तो लैंड का हो सकता है या वाटर का हो सकता है। लैंड का जैसे नॉर्थ अमेरिका पूरा एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया में यूरोप और एशिया दोनों मिलकर कॉन्टिनेंट, 2 कॉन्टिनेंट से बना है, ऑस्ट्रेलिया पूरा एक कॉन्टिनेंट है, पैसिफिक एक ओशियन है, महासागर है, ठीक है। तो इन एंटार्क्टिका एक ओशन है। तो ये मेजर प्लेट होंगी आपकी, 7 हैं टोटल ऐसी। और बाकी नास्का, जुआन दे फिका, कोकोस, अरेबियन, ये सब क्या है? ये सब माइनर प्लेट्स हैं। बात खत्म, ठीक। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये प्लेट के मूवमेंट से होता क्या है। तो प्लेट के मूवमेंट को अगर मैं आपको बोलूँ, जो प्लेट हैं, जो ये मान लो ये प्लेट हैं 2, ठीक है। इन दोनों प्लेट के साथ मैं किस तरह का खेल खेल सकता हूँ? या तो दोनों को पास बुला लूँ, या दोनों को दूर भेज दूँ, या दोनों को अगड़वा दूँ, ठीक है। तो या दोनों को ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं लेटरल स्लाइडिंग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, मतलब ये पास में इतना दूर नहीं होंगी, पास में ऐसे करके ये एक इधर एक उधर, मतलब लेटरल स्लाइडिंग कर रही हैं। या तो पास आ सकती हैं, या दूर जा सकती हैं, स्लाइडिंग कर सकती हैं। और तीनों चीज़ को यहाँ पे अब समझेंगे। जो पास आती हैं बाउंड्री उनको कॉन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं। तो जब 2 प्लेट मिलती हैं ना, तो दोनों डिसाइड करती कि हम में से भारी कौन और हम में से हल्का कौन। तो जो भारी होगी वो नीचे स्लाइड करेगी। ये जो मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, ये इस चीज़ का मूवमेंट है कि ये जो प्लेट है, जो भारी वाली है, वो नीचे धंस रही है। ये प्लेट किसके ऊपर मूव कर रही हैं? मॉन्टे सुपीरियर, ये एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है। लैंग्वेज पे ज़्यादा दिल पे नहीं लेगा कोई, ठीक है। फर्जे ओसिनिक चेन ऑल्तेरे, ये कौन सी लैंग्वेज लिखी है बताएगा कोई? एस्थेनोस्फीयर। यानी कि ये जो प्लेट है, जो डेंस प्लेट है भाई, 2 प्लेट मिली। अब बोलेंगे हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या? तो बोलेंगे चलो एक नीचे जाओ और एक ऊपर, एक डोमिनेट करेगा और एक सबमिसिव होगा। तो ये जो नीचे जाएगी, तो नीचे इसको क्या मिलेगा? गरम गरम एस्थेनोस्फीयर मिलेगा। और इस एस्थेनोस्फीयर में ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो एस्थेनोस्फीयर है ये मेल्ट हो जाएगी। और जब मेल्ट होगी तो क्या होगा? कहीं पे क्रैक्स बने होंगे, और उन क्रैक्स से ये मेल्टेड जो बना है, ये जो मेल्टेड है आपकी जो प्लेट है, ये एक्स्ट्रा क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा और एस्थेनोस्फीयर बनेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेट बनी है ना, एस्थेनोस्फीयर से ही बनी। प्लेट है क्या? एक्चुअली रॉक है। रॉक कैसे बनती है अब हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, कि जब ये लावा निकलता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठोस हो जाता है, फिर यही घूम के फिर से नीचे पहुंच जाता है। तो एस्थेनोस्फीयर की मात्रा हो गई ज़्यादा, कहीं से तो निकलेगा तो कहीं से तो निकलेगा एस्थेनोस्फीयर। तो जहाँ क्रैक्स होते हैं ना, जहाँ पे क्रैक्स होते हैं, तो वहाँ से इस तरह से वही यहाँ पे दर्शाया गया है किस तरह से क्रैक्स से ये निकल रहा है, और ऐसे ही वोल्केनो बनता है। तो आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि प्लेट की बाउंड्री यहाँ पे है लेकिन वोल्केनो यहाँ पे है, और ये एक्चुअल में रियलिटी भी है। जापान में
जहाँ जहाँ प्लेट बाउंड्री है, फिर कहीं पे भी वोल्केनो है, जहाँ प्लेट बाउंड्री है वहाँ वोल्केनो नहीं मिलता है, वहाँ से हो सकता है 100 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर वहाँ वोल्केनो मिलता है। तो अभी समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट बाउंड्री, लेकिन यहाँ पे धसेगा, यहाँ प्रेशर होगा, यहाँ पे जो क्रैक होंगे वहाँ से वोल्केनो निकलेगा। कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है, ये जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, ये डिस्ट्रॉय हो रही है, मेल्ट हो रही है, मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक, अब आते हैं दूसरी प्लेट बाउंड्री पे, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं, ये उधर भाग रही है, ये उधर भाग रही है। तो जब दूर दूर भागेंगी तो क्या होगा, कोई बीच में थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड पर्सन क्या है, इनके नीचे क्या भरा हुआ है भाई, मूवमेंट कहाँ हो रहा है, सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर डांसिंग हो रही है। तो जब ये दूर दूर जाएंगी तो नीचे जो भरा एस्थेनोस्फेयर ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलेगा तो बोलेगा चलो भाई साइड हो जरा, तो ये और साइड होंगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, नया जो क्रस्ट है वो बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, नए क्रस्ट का फॉर्मेशन। तो इसीलिए एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, क्योंकि नया क्रस्ट जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, न्यू क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, न्यू क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, नया क्रस्ट बन रहा है। यहाँ पे दोनों दूर दूर जा रही हैं, तो अंदर जो भरा हुआ है ना लावा, वो बाहर निकलेगा, बाहर निकले क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा। तीसरा क्या है, जो हम क्या करवा रहे थे, ठीक है स्लाइडिंग करवा रहे थे, स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे बताओ क्या क्रस्ट क्रिएट हो रहा है कि डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आपस में स्लाइड कर रही हैं। अर्थक्वेक लाएंगे अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है तीसरी तरह की है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। हिंदी में जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सारी चीज़ें हिंदी में ही नोट रहेंगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की अगर बात करें तो इसमें नीदर क्रस्ट इज क्रिएटेड, नीदर द क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो बनता है ना बिगड़ता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री की समरी है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या पढ़ी थी, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे क्या हो रहा था, सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था, एक प्लेट नीचे जा रही थी, धंस रही थी, एक्स्ट्रा मैग्मा बन रहा था, एक्स्ट्रा एक्सथिनोस्फेयर बन रही थी, तो निकलेगा तो ही कहीं से, तो थोड़ी दूर में यहाँ क्रैक से निकल आता था, वोल्केनो बन जाता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं सबडक्शन जोन, इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं सबडक्शन जोन। यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, सबडक्शन नहीं होता है, स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड दूर दूर भाग रहे हैं तो और स्प्रेड हो रहा है नीचे से जो निकल रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म में लेटरल स्लाइडिंग हो रही है और कोई ना तो क्रस्ट क्रिएट हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं एस्थेनोस्फेयर सॉरी अर्थक्वेक्स पे, कि तो जब स्लाइडिंग होगी ना तो अर्थक्वेक्स आएंगे। अर्थक्वेक क्यों आएंगे वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ये अर्थक्वेक आते क्यों वो मैं समझा रहा हूँ। देखो प्लेट जो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी ना, इतनी भी स्मूथ होती नहीं है इनकी, ये जो सरफेस है बड़ा ही रफ एंड रिजिड होता है, उस पर फोकस मत करो, यहाँ पे फोकस करो। इस तरह से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा रफ टाइप होता है, ठीक है। तो मान लो ये इस तरह से लॉक्ड हैं, दोनों प्लेट लॉक्ड हैं, ये इधर भागना चाह रही है, उधर भागना चाह रही है, एकदम जोर से एकदम लगा रहे, एकदम से होगा क्या, एकदम से इस फॉल्ट लाइन, इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन, फॉल्ट, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी और यही एनर्जी का जो रिलीज है ये वेव्स के फॉर्म में होता है और वही होता है अर्थक्वेक। भूकंप क्या होता है, भूकंप कुछ नहीं, फॉल्ट लाइन के पे एनर्जी का रिलीज, फॉल्ट लाइन पे एनर्जी का रिलीज इज कॉल्ड एज अर्थक्वेक, भूकंप। फॉल्ट लाइन क्या है, जहां प्लेट की बाउंड्री है, जहां पे स्ट्रेस लगा हुआ, जैसे एक प्लेट इधर जाना चाह रही है, एक उधर, और एकदम से रिलीज हो गया, ठीक है, और ये लोग धंस गए, ठीक। तो ये फॉल्ट लाइन है। तो अर्थक्वेक आप समझ गए। अब अर्थक्वेक आता कैसे है, अर्थक्वेक कुछ इस तरह से आता है कि अर्थक्वेक किसी एक पॉइंट पे नीचे ओरिजिनेट करेगा, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस, हाइपोसेंटर या फिर फोकस। आप इस पर्टिकुलर इसमें देखो कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये बाउंड्री है, ये प्लेट बाउंड्री है, ये आपस में खिसकेगी और यहाँ पे एनर्जी का रिलीज होगा। तो जहाँ पे एनर्जी का रिलीज होता है उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वेव्स के फॉर्म में चारों दिशाओं में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी, इन ऑल दी 4 डायरेक्शन स्टार्ट करेगी। जब स्टार्ट करेगी ना तो स्टार्ट करेगी, फिर क्या है करेगी, और करेगी तो सरफेस पे पहुंचेगी। सबसे पहले कहाँ पे पहुंचेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस जहाँ कम होगी सबसे पहले वहाँ पहुँचेगी, स्पीड भी सेम है सबके लिए। तो डिस्टेंस तो इसके एकदम टॉप पे कम है,
डिस्प्लेसमेंट में ही तो पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट है ना, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये है सबसे शॉर्टेस्ट अगर हम देखें डिस्टेंस तो। और जहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव्स अर्थ सरफेस को मीट करती हैं उसको एपी सेंटर बोलते हैं। सुना होगा भूकंप का एपी सेंटर ये रहा, भूकंप का एपी सेंटर दिल्ली रहा, नेपाल रहा। एपी सेंटर का मतलब सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव्स कहाँ पे हुई, कहाँ पे मिली। और जो भूकंप का एपिसेंटर होता है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम होता है, यानी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, डिस्ट्रक्शन मैक्सिमम होता है यहाँ पे। कैसे समझाते तुमको। एक बार मेरी मम्मी ने भी ये हमसे पूछा था, ठीक है, मैंने बताने की कोशिश की। मम्मी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने ये बोला कि पता है मम्मी, जैसे कि मतलब ऐसे ही कि भूकंप जैसे आता है तो हर जगह सेम डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं होता, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे हल्का सा हिलता है बस अर्थ जो अर्थ सरफेस है। तो उसके पीछे का रीज़न ही, और उस समय टेबल भी रखी हुई थी तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। जैसे यहाँ पे ग्लास रखा, यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे ग्लास, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ यूटेंसिल्स रखे। देन पीछे नीचे से इसको हिट किया, किसको, टेबल को। जब हिट किया एकदम सेंटर पे जहाँ पे ये एक बड़ा सा ग्लास, ये मतलब ग्लास रखा हुआ और यहाँ पे साइड में रखे हुए, तो ये वाला जो ग्लास है वो गिर गया, ये वाले बस इनमें शेकिंग हुई, हिले, गिरे नहीं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि जब तक ये वहाँ पे ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल किया होगा, जब मैंने शेकिंग किया उसकी वजह से उतना धीरे 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 वेव्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया होगा। तो भूकंप के एपी सेंटर से जितना कोई चीज़ दूर होगा उसमें उतना ही कम डिस्ट्रक्शन होगा, जितना पास होगा उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना है भूकंप की तरंगों के बारे में, कि जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो दो तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं बॉडी वेव्स और दूसरे को बोलते हैं सरफेस वेव्स। ये कितनी तरह की तरंगें होती हैं, दो तरह की, बॉडी और सरफेस। जब ये निकलती हैं हाइपोसेंटर से तो ये बॉडी ही होती हैं, लेकिन ये चट्टानों से मिलेंगी या चट्टान होंगी तो ये चट्टानों से मिलने पे इनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, उसको सरफेस वेव या फिर इनको लव वेव्स ही बोल देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सीज़न चल रहा है तो इसलिए वैसे ही लव वेव्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए किस तरह से हाइपोसेंटर ये है, और यहाँ पे सबसे पहले ये एपिसेंटर हो गया जहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मिली, जो सबसे ऊपर ही होगा हाइपोसेंटर के, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब पहले हम इनके वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि वेव्स कितने तरह की होती हैं और क्या कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुको, चलो तो यहीं पे पढ़ लो। तो बॉडी वेव्स हमारी दो तरह की होती हैं, एक को बोलते हैं पी वेव्स और दूसरे को बोलते हैं एस वेव्स। पी वेव्स और एस वेव्स, पी तरंगे और एस तरंगे। जो पी वेव्स होती हैं ये फास्टेस्ट टू रीच हैं, सबसे पहले चप्पल हाथ में लेके हम फर्स्ट, है ना, फास्टेस्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे ज़्यादा स्पीड होगी इनकी, पूछ लेगा तो, ठीक है। ये सबसे आखिर पहुंचती हैं, लास्ट में सबसे। अब लास्ट में पहुंची हैं तो बोलेंगी स्वागत नहीं करोगे हमारा, यानी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी यही होती हैं, सरफेस वेव्स। पी वेव्स तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन जो स्पीड होती है वो कुछ इस तरह से होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। ये ऑर्डर तुमको कोई देखे ला नहीं लग रहा है? यही ऑर्डर तो बताए थे जब साउंड वेव की ट्रैवलिंग बताए थे। तो ध्यान रखना, पी वेव्स रिजेंबल साउंड वेव्स, यानी दे आर लाइक साउंड वेव्स। साउंड वेव कैसी थी, ट्रांसवर्स की, लॉन्गिट्यूडनल। एस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली इन सॉलिड, सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं ये। और साउंड वेव्स की अगर बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ था, क्या मतलब रहता है भाई साहब इसका? तो इसका मतलब ये रहता है कि इसमें जो मीडियम होते हैं, यानी मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ इस तरह से प्रोपगेट, वो उस तरह से वाइब्रेट करते हैं या फिर उस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जो डायरेक्शन उस वेव का है। वेव है क्या, एनर्जी का ट्रांसफर है वेव। तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये ऐसे आगे पीछे क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। और इसी में हमने क्या पढ़ा था, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इज दैट क्लियर? ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और कुछ मेरे दिमाग में आया था यार, अभी क्या आया था वो, हाँ, ये जो पी वेव्स हैं ये स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग क्रिएट करती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस में स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग जो है वो क्रिएट करने का काम इन्हीं का रहता है। इसकी समरी देख लेते हैं। फर्स्ट टू अराइव surface primary waves vibrate parallel to the direction of propagation of wave, hence they are called as longitudinal, क्योंकि पैरेलली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के वो करते तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी। कम डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है, तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन सॉलिड का ज़्यादा, सॉलिड में ज़्यादा स्पीड, लिक्विड में, देन गैस में।
अराइव एट सरफेस थोड़ा टाइम लैग के साथ सेकेंडरी वेव बोलते हैं। वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन यानी कि ट्रांसवर्स टाइप की वेव हो जाएंगी ये, ठीक है। ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं पी वेव्स, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सरफेस वेव होती हैं जिनको लव वेव्स या एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर। ये कंप्रेशनल वेव्स हैं यानी कि स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग क्रिएट करेंगे और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक क्रिएट करती हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ क्लियर है कि सरफेस वेव्स को हम लव वेव्स या एल वेव्स के नाम से जानते हैं। ये सब, इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है, सबसे आखिरी में पहुंचती हैं और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अब ये सुनामी क्या होती है? सुनामी जो है एक जापानीज टर्म है, ठीक है। सुनामी इज़ अ जापानीज टर्म जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। अब आप में से काफ़ी लोग सुनामी और साइक्लोन में कन्फ्यूज़न होता होगा, है ना। साइक्लोन जो है वो विंड सिस्टम की वजह से आता है। सुनामी क्या होती है? समुद्र तल के नीचे अगर भूकंप आ जाए तो उसको सुनामी बोलते हैं। कैसे? ये समुद्र का तल है, यहां पे है भूकंप का हाइपोसेंटर। तो जब यहां से क्या हुआ, यहां से जब इस तरह से प्लेट्स स्लाइड करेंगे आपस में, तो पानी यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होगी उसको कैरी करके ये पानी की वेव्स लेके जाएंगी, वाटर की जो सी ओशन का जो है ये वेव्स लेके जाएंगी, और ये वेव्स यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कैरी करेंगी। कहाँ पे? कोस्ट में, तटों में। साइक्लोन आपको अक्सर सुनते में देखने को मिलते होंगे, जैसे अक्टूबर के टाइम पे ज़्यादा आते हैं। वो हम पढ़ेंगे अभी ज्योग्राफी में क्यों अक्टूबर के टाइम पे ज़्यादा आते हैं, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, ठीक है। लेकिन सुनामी तभी आएगी जब भूकंप आएगा। सुनामी तभी आएगी भूकंप। अभी जापान में अर्थक्वेक आया था पिछले महीने 7.6 मैग्नीट्यूड का, भी मैग्नीट्यूड पे भी आते हैं क्या है, तो वहाँ पे सुनामी की वार्निंग इशू हो गई थी, क्योंकि जापान एक मेनली एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे ज़्यादा खतरा है सुनामी का। और वहाँ पे भूकंप क्यों ज़्यादा आते हैं वो भी पढ़ते हैं कि जापान में क्यों भूकंप ज़्यादा आते हैं। बट उससे पहले शैडो जोन क्या होते हैं? ये शैडो जोन, छाया क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं, छाया क्षेत्र। अब तुम्हें समझ में आएगा कि अर्थ का इंटीरियर के बारे में जो पहला स्लाइड था, सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर, उसमें इनडायरेक्ट सोर्स में मैंने सीस्मिक वेव्स क्यों लिखा था, क्योंकि जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं उनको सीस्मिक वेव्स बोलते हैं, भूकंपीय तरंगे। क्योंकि अर्थक्वेक की जो स्टडी है, अर्थक्वेक की जो स्टडी है, ठीक है, इसकी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को बोलते हैं क्या? सीस्मोलॉजी। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको अगर स्टडी करना है तो उसको सीस्मोलॉजी बोलते हैं, और अर्थक्वेक की वेव्स को सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर। अब हमने किया क्या? हमने ये किया कि पी वेव्स को गुजारा। ये एक सिनेरियो, पहला सिनेरियो जहाँ पे एस वेव को गुजारा, और दूसरा है जहाँ पे हमने पी वेव्स को गुजारा। ये भूकंप का एपिसेंटर है, ठीक है। अब जब हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि पी वेव्स क्या ऑब्जर्व करेंगे, पी वेव्स सॉलिड में भी ट्रैवल कर लेती हैं, लिक्विड में भी ट्रैवल कर लेती हैं, गैस में भी ट्रैवल कर लेती हैं, लेकिन स्पीड का रेशियो कुछ इस तरह से होता है। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि खूब तेज़ी से भाग रही हैं पी वेव्स। जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे धीमी हो गई। जैसे कि लाइट का रिफ्रैक्शन याद है तुमको, कि अगर कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। यहां पे भी वही हो रहा है, यहां पे भी टूवर्ड्स द नॉर्मल, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये डेंसिटी बढ़ रही है नीचे, स्पीड धीमे हो रही है। यहां पे स्पीड क्यों धीमे हो रही थी इसकी लाइट की? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का ज़्यादा था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, अपवर्तनांक हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड धीमी हुई है तो ये लिक्विड है, गैस तो भरी नहीं होगी, तो ये लिक्विड है। क्या है ये? आउटर कोर है। यहीं से पता चला हमें कि आउटर कोर लिक्विड है, नहीं और कौन गया थोड़ी ना कोई अंदर देखने। एस वेव की अगर बात करें तो एस वेव का हमें पता है कि ये जो मैडम लोग हैं ये सॉलिड में ही ट्रैवल करती हैं, लिक्विड गैस में करती नहीं है। तो जब इनको हमने यहाँ से गुजारा तो हमें देखने को मिला इसके बियॉन्ड तो ये जा ही नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का ये वाला जो रीजन है 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री तक शैडो जोन है, छाया क्षेत्र है, कुछ दिख ही नहीं रहा, एस वेव मिली ही नहीं यहाँ पे, यानी कि ये शैडो जोन हो गया इनका, विच इज 40% ऑफ अर्थ का सरफेस। तो शैडो जोन एस वेव का बड़ा है, 40% है पूरी पृथ्वी का। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, और कोर, आउटर कोर लिक्विड है। तो यहां से हमें पता चला कि अच्छा ये भी चीज़ वही बता रहा है, ये भी चीज़ वही बता रहा है कि आउटर कोर लिक्विड है। क्यों? क्योंकि आउटर लिक्विड से तो पास ही नहीं हो पाती हैं वेव, क्रस्ट से एकदम धमाके से कट जाएंगी। मेंटल भी सॉलिड। अब तुम बोलोगे मेंटल में सर वो एस्थेनोस्फीयर है, वो तो सेमी मोल्टन है, वो बहुत 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 पतली लेयर है, वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो क्रिएट करता नहीं, और पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है वो, मैंने बताया था सेमी सॉलिड है वो, ठीक है। तो 40% है, तो इसका ज़्यादा है। पी वेव की अगर बात करें तो 103 डिग्री, यहाँ पे देख लो 103 से लेकर 150 डिग्री के बीच में इसका शैडो जोन है तो, लेकिन उतना बड़ा नहीं। और है क्यों?
क्योंकि यहाँ स्पीड धीमी हो गई, स्पीड ना धीमी होती तो कहीं ऐसा होता ही नहीं कि शैडो जोन होता। शैडो जोन छाया क्षेत्र का मतलब होता है वो क्षेत्र जहाँ पे वो वेव नहीं मिल रही है। क्लियर है? स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पे आते हैं। दो तरह की स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होती हैं, एक वो जो मैग्नीट्यूड को मेजर करती हैं, मैग्नीट्यूड को, और एक वो जो इंटेंसिटी को मेजर करती हैं। मैग्नीट्यूड को जो मेजर करती है उसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल, इसका नाम आपने सुना होगा। और जो इंटेंसिटी को मेजर करती है उसको बोलते हैं मर्कैली स्केल। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अगर ये एम से मर्कैली और एम से मैग्नीट्यूड होता तो आसान होता याद करना, लेकिन इसको उल्टा याद कर लो कि एम से मर्कैली और एम से मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है? रिक्टर स्केल इज अ लिमिटलेस स्केल। लिमिटलेस स्केल होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन आपने तो पढ़ा होगा कहीं पे 0 से 10 होती है, वो उसकी लिमिट नहीं होती है। मैं बता दूं, वो ये है कि हाँ आज तक 10 से ज़्यादा का भूकंप आया नहीं है, इतने तीव्रता का, तीव्रता इसको बोलते हैं हिंदी में, तो इतने तीव्रता से ज़्यादा का आया नहीं तो हम बोल देते हैं अपर लिमिट है। लेकिन ये लिमिटलेस स्केल है। मर्कैली स्केल है, इसका लिमिट है 1 से लेकर 12, इसका मैक्सिमम लिमिट है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है? मैक्सिमम 12। तो इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड, ये भी आप समझ गए। लाल लाल जो ये देख रहे हैं ना क्षेत्र, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और क्योंकि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, तो इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये है कौन सा क्षेत्र? ये वो क्षेत्र है प्लेट बाउंड्री वाला क्षेत्र जहां जम के भूकंप, जम के वोल्केनिज्म होती है। अभी ये प्लेट बाउंड्री ध्यान से देखना, ये जो प्लेट बाउंड्री है इसके यहाँ पे वोल्केनो देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा दूर देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये जो रीजन है जहां पे इट इज अ रीजन ऑफ हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी कुछ नहीं, वो जो प्लेट की स्लाइडिंग होती है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट की, उसी को टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है? तो रीजन ऑफ हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी इज नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तभी जापान, इंडोनेशिया, यहाँ पे जम के भूकंप देखने को मिलता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। इंडिया में भी भूकंप हैं, आते हैं, लेकिन साउथ में आप देखोगे बहुत ही कम कि साउथ इंडिया में भूकंप आया, लेकिन दिल्ली में अक्सर आते रहते हैं। हिमालयन रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया को हम डिफरेंट सीस्मिक जोन में डिवाइड करते हैं। जोन 2 का मतलब है कम खतरे वाला, जोन 3 थोड़ा ज़्यादा, जोन 4 थोड़ा और ज़्यादा, जोन 5 हाईएस्ट खतरे वाला रीजन है। तो गुजरात के भुज में भूकंप आया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि ये हाईएस्ट रीजन ऑफ उसमें आता है। यहाँ पे ये जो रेड सर्कल देख रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट पूरा जोन 5 में आता है, मतलब हाई, यहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। साउथ इंडिया अगर देखें तो उतना ज़्यादा चांस नहीं है, अगर थोड़ा सा ये मुंबई वाला रीजन छोड़ दें। तो ध्यान रखना, हिमालयन रीजन इज़ मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, बिकॉज आपको पता होगा, हम लोगों ने अच्छा नहीं पढ़ा, वो PY की सीरीज में मैंने पढ़ाया था। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो इसलिए वो जो प्लेट बाउंड्री है उसकी वजह से ये थोड़ा सा रीजन ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटी है। ये सिस्मिक एक्टिविटी मतलब भूकंप वाली एक्टिविटी। ले भैया, थैंक यू, हो गया खत्म। किसी को डाउट यहाँ तक? सर रैले वेव कहते हैं, रैले वेव वही जो लव वेव्स मैंने बताई थी ना, लव वेव्स को रैले वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है? लव वेव्स को ही, या फिर जो सरफेस वेव्स हैं, या फिर एल वेव्स, वहीं को रैले वेव्स ही बोलते हैं, जैसे, ठीक है? जैसे वो लॉन्गिट्यूडनल है P वेव्स, और ट्रांसवर्स हैं वो S वेव, और ये लॉन्गिट्यूडनल जो है रैले वेव्स बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस कर लें अब, अगर इजाज़त हो तो। मज़ा आ गया, अच्छा क्या बात है। बैरन आइलैंड एंड एक्टिव, बिल्कुल वो हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करिए, पहला क्वेश्चन। क्लास जल्दी हो जाए तो दिक्कत, लेट हो जाए तो दिक्कत, एकदम टाइम पे हो कि 8 बजे ख़त्म हो, ना 8 से 8:15 हो, ना 8 से 7:45 हो, है ना? पहले मेरे 6-7 नंबर आते थे, अब 30+ आ जाते हैं, क्या बात है? फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट बता दो। चलो वो बता देते हैं, फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट। हिटलर जी ने पूछा तो बताना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट भी, ऐसी बात नहीं है। फोर्स बिहाइंड प्लेट मूवमेंट, फोर्स है ये क्या है? एस्थेनोस्फीयर, वो मैग्मा। तो एस्थेनोस्फीयर में, मैग्मा में जो कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, ध्यान रखना, इसमें कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं। इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये
मूवमेंट होता है प्लेट का। और इसमें कन्वेक्शन करंट क्यों अगर पूछ ले, इसके भी अगर वो डीप चला जाए कि क्यों ऐसा होता है, तो ध्यान रखना इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके, प्लस एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रेजिडुअल हीट, अवशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं इसको, रेजिडुअल हीट। यानी कि जो अर्थ की रेजिडुअल हीट है, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, अवशिष्ट ऊष्मा। और रेडियोधर्मी जो डेटिंग मतलब रेडियो एक्टिव जो डीके है, रेडियोधर्मी 6, इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है और इस कन्वेक्शन करंट की वजह से प्लेट का मूवमेंट होता है। ठीक है, ये शायद ही पूछने को पूछ भी सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी में चीज़ मेंशन्ड है आपका। और बट कन्वेक्शन करंट में मुझे लगता है काम चल जाना चाहिए एसएससी में, तो ठीक है, बट फिर भी दोनों याद कर लेना। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, फॉलिंग मेट्योराइट्स। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी, भूविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, तो हमारे होंगे बटलर। ना बटलर और अश्विन का तो गहरा नाता है। आंसर क्या होगा, वेगनर जी हमारे कल आएंगे। ठीक है, वेगनस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जेम्स हटन आंसर होगा। ठीक है, थर्ड, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड डायनेमिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एंड एनर्जी इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं सर, प्लीज़ समराइज ऑल द थिंग्स इन द लास्ट एक्टिविटी। ओ ऑल राइट, समराइज मैं कर दूंगा। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा तो समराइज कर दूंगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ब्रेक क्यों हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे जब वो उसको रिफ्ट वैली यहाँ पे आपने देखी होगी, है ना, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। वो रिफ्ट वैली और रिफ्ट हो रही है, ठीक है, मूवमेंट की वजह से, जैसे कि हमारी इंडियन प्लेट जो है मूवमेंट करी थी यूरेशियन प्लेट की तरफ। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड डायनेमिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एनर्जी सोर्सेज इज कॉल्ड एज, इसको जियोलॉजी बोलते हैं, भूगर्भ क्षेत्र या फिर शास्त्र बोलते हैं। फोर्थ, अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, जो अर्थ का कोर है वो किसका बना होता है, नीफे, सियाल, सीमा और नीफे। नीफे मतलब निकल एंड आयरन, ऑप्शन नंबर सी। लेहमैन्स डिसकॉन्टिन्यूटी इज, तो लेहमैन की असंतता क्या होती है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ये किसके बीच में है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, क्रस्ट और मैंटल के बीच में है, अपर मैंटल लोअर मैंटल, मैंटल और कोर के बीच में, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, खत्म। कहाँ पे है, ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर कैसा है, सॉलिड है, आउटर कोर कैसा है, लिक्विड है। ये लिक्विड है और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे मूवमेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से जनरेट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसके से जनरेट होती है, आउटर कोर की वजह से जनरेट होती है, ठीक है, जो लिक्विड है। और वो इनर वाला सॉलिड क्यों है, क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से। व्हेन डिड हेनरी कैवेंडिश रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड विद द मास एंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें, यानी कि कैपिटल जी, ये हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में भी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ 8.3 मैंने बताया था, 8.3 मिनट। तो 0.3 मिनट को अगर आप सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, तो वो उतना ही आएगा, 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग, ठीक है, वो 8.3 मिनट में मैंने बताया था। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में दिया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये फोर्स क्या होता है, G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो द्रव्यमानों के बीच में, और ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हाउ थिक इज द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर कितना मतलब थिक है, ऐसी है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर रफली 200 किलोमीटर, बिकॉज क्रस्ट ही हमारा 100 किलोमीटर है रफली, मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, अपर लिमिट। और क्रस्ट में अगर हम अपर पार्ट ऑफ मैंटल, अपर सॉलिड मैंटल मिला देते हैं, अपर सॉलिड जो मैंटल है उसको अगर हम ले लेते हैं साथ में, तो वो लिथोस्फेयर बन जाता है, स्थल मंडल बन जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 to 200 किलोमीटर्स। द अपर पोर्शन ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड एज, मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर कहलाता है, स्थल मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है, मेसोस्फेयर या फिर एस्थेनोस्फेयर। तो अपर पोर्शन को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। अब अपर तो एकदम सॉलिड है और अपर में ही, अपर पार्ट में ही एस्थेनोस्फेयर भी अपर मेंटल का ही पार्ट है वो, ठीक है, जिसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट जो है स्लाइड करती हैं, जिसकी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और कितनी लिथोस्फेरिक प्लेट है मेजर, जरा कमेंट में बताइए।
स्ट्रेटोस्फीयर और मेजोस्फीयर हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर, हम आगे देखेंगे। वायुमंडल की परतें, द लेयर ऑफ द अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द कोर, जो क्रस्ट को कोर से अलग करता है। अब आप बोलो क्रस्ट को कोर है, क्रस्ट और मैंटल के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है, मैंटल और कोर के बीच में, तो यहाँ पे लेयर की बात हो रही है, तो ये मैंटल हो जाएगा, ये ऊपर क्रस्ट और नीचे कोर, तो बीच में मैंटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मैंटल कंबाइन टू फॉर्म अ लेयर नोन एज, यानी प्लेट, क्रस्ट और जो मेंटल है, भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी का हिस्सा मिलकर एक परत बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। टोटल 7 मेजर एंड 8 माइनर हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। 11th, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट टू द इनसाइड, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या ऑर्डर रहता है, तो ऑर्डर इस तरह से रहता है कि सबसे आउटर मोस्ट में हमें क्रस्ट देखने को मिलती है, देन मैंटल, एंड देन सबसे इनर मोस्ट में कोर देखने को मिलती है, राइट। 12th नंबर करिए, द क्रस्ट, ये मतलब बाई क्या पूछ रहा है, बाई मास पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम बात करें तो हमने इस तरह से याद किया था कि क्रस्ट, मैंटल, कोर, बाई मास, बाई वॉल्यूम। तो मास यानी द्रव्यमान के टर्म से बात करें लेस देन 1%, 68% एंड 31%। वॉल्यूम के टर्म से बात करें 1%, 84% एंड 15%। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। विच आउटसाइड लेयर ऑफ द अर्थ इज लेस देन थिक एंड एंडेसिटिक टू ग्रेनाइटिक कॉम्पोजिशन। ग्रेनाइटिक किसका बना हुआ था, ग्रेनाइटिक से कौन बना हुआ था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। याद ऐसे रख लीजिए, जीसी, एक बुक आती है जीसी लियोंग करके ज्योग्राफी की, ठीक है, मतलब यूपीएससी में जो ऑप्शनल वगैरह लेते हैं तो वो पढ़ते हैं, तो जीसी, ठीक है, जीसी ऐसे याद कर लो। तो दूसरी वाली अपने आप क्या हो जाएगी, बसाल्टिक। तो ओशियनिक क्रस्ट कैसी होती है, बसाल्टिक रॉक की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसी होती है, थिन होती है। ये कैसी होती है, डेंसर होती है, भारी होती है। ये थिक होती है और लाइट होती है, ठीक है। और इसकी अगर हम एवरेज थिकनेस की बात करें कॉन्टिनेंटल की तो कितनी होती है, कॉन्टिनेंटल की रफली 30 किलोमीटर, ओशियनिक की रफली 5 किलोमीटर्स। ऑलमोस्ट 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 8 एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग दीज एलिमेंट्स। तो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो रफली 98% जो है वो इन 8 एलिमेंट का बना हुआ है। उनको हमने कैसे याद किया था, ओ सियाल, और उसके बाद क्या था, आयरन। तो ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है, सिलिका भी हो गया, एल्यूमिनियम नहीं है यहाँ पे, और आयरन नहीं है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 15th। और एक चीज़ क्या आपको, हाँ अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। यूनिवर्स में अगर बात करूँ तो, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की बात हो रही, सबसे यहाँ पे बात हो रही थी क्रस्ट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेनली किसका बना होता है ये, तो मेनली बना होता है किसका, मेनली बना होता है हमारा जीसी, ठीक है, ग्रेनाइटिक रॉक का बना होता है ये, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं द ओशनिक प्लेट। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, द ओशनिक प्लेट्स रेस्ट। ओशनिक प्लेट कहाँ पे रेस्ट करती हैं, हायर इन द मेंटल, लोअर इन द मेंटल, हायर इन द कोर, लोअर इन द क्रस्ट। तो हायर इन द मेंटल, ठीक है, मेंटल के ऊपर। हाउ टेम्परेचर वेरीज टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो अर्थ सर्फेस अगर हम अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने बताया था कि कोर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा, और इनर कोर का तो सबसे ज़्यादा होता है, बट फिर भी वो सॉलिड होता है बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है उसमें, ठीक है, तो वो इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। सबका सही है, संजना, हिमांशु, प्रदीप, स्वर्णाली, लेट्स लाफ, आशीष। चलो तो अगर हम बात करें सबसे दूसरा सबसे, तो ओ सियाल, एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट है और आयरन दूसरा सबसे अबंडेंट है। When the heated magma flow onto the earth surface through fracture, cracks and volcanoes, it is known as। तो जब heated magma flow करता है अर्थ सरफेस में थ्रू फ्रैक्चर, क्रैक्स एंड वोल्केनोज, इट इज नोन एज लावा बोलते हैं उसको। अंदर होता है तो मैग्मा और बाहर निकला है तो लावा। डिसकॉन्टिन्यूटी दैट सेपरेट कोर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मैंटल। कोर को मैंटल से कौन सेपरेट करता है, कोर को मैंटल से। तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो तो ले मैन यानी आउटर कोस्ट कोर और इनर कोर को सेपरेट करे। कोई मुझे रेड गुलाब यानी कि ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, ठीक है। द बाउंड्री वेयर द मैग्मा राइज टू द सरफेस इज नोन एज।
जहाँ पे मैग्मा राइज करता है, मैग्मा ऊपर उठता है, वो कौन सी बाउंड्री होती है? तो 3 तरह की प्लेट बाउंड्री पढ़ी थी हम लोगों ने। एक तो जब पास आ रहे थे तो पास आने पे सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था, एक नीचे धंस रही थी, नीचे सबसाइड कर रही थी, सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था। क्यों सबसाइड कर रही थी? बिकॉज डेंसिटी डिफरेंस था दोनों में। अगर दूर जाती हैं तो क्या होता है, दूर जाने पे जो अंदर नीचे जो मैग्मा भरा हुआ वो ऊपर निकलेगा, तो दैट मीन उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और क्योंकि नया क्रस्ट क्रिएट हो रहा है तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। सिडक्टिव मोहा की एक ऐसी प्लेट बाउंड्री है भाई। 22 द प्रोसेस ऑफ, और जब हमारी ट्रांसफॉर्म होती है उसमें ना तो क्रस्ट क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय। द प्रोसेस ऑफ वन प्लेट स्लाइडिंग अंडर अनदर प्लेट एट अ कॉन्वर्जेंट बाउंड्री इज, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं सबडक्शन, है ना। चलिए, एट कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वेयर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीट, कॉन्वर्जेंट में जहाँ पे ओशनिक और कॉन्टिनेंटल मीट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे क्या होता है? नो एसोसिएटेड वोल्केनिज्म, ओशनिक क्रस्ट इज सबडक्टेड, ये सही है। अच्छा, ओशनिक क्रस्ट ही क्यों सबडक्ट होती है, कोई बताएगा? अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल मिलती है तो ओशनिक क्रस्ट क्यों सबडक्ट होती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज सबडक्टेड। अब सिमिलर है, ये बहुत बड़ा बड़ा टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि मतलब सिमिलर भी हैं और एकदम कॉन्ट्रास्टिंग भी हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि राम नॉर्थ की तरफ चल रहा है और मैं बोलूँ राम साउथ की तरफ, एक स्टेटमेंट बोल रहा, तो या तो मैं मान लेता हूँ दो ही डायरेक्शन हैं, नॉर्थ और साउथ। या तो राम नॉर्थ में चल रहा होगा, साउथ में चल रहा होगा, या तो ओशनिक क्रस्ट धसेगी या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट धसेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक को तो नीचे जाना पड़ेगा। कौन जाएगी? जो डेंस होगी। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? ओशनिक वाले की, तो ओशनिक क्रस्ट इज सबडक्टेड, ठीक है, क्लियर। चलिए, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आई है क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है? मेंटल है, क्रस्ट है, आउटर कोर है या फिर इनर कोर है? तो ये है हमारा आउटर कोर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दीपक, सही है बिल्कुल, ठीक है। सीडीएस में बिल्कुल काम आएगा। आप एग्जाम आप 16 अप्रैल को दे के आइएगा, फिर बताइएगा। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी एक तरह से रेडियस ऑफ अर्थ पर पूछ रहा है, बट माइल्स में पूछ रहा है। वैसे तो 6371 किलोमीटर्स है ना। माइल्स में अगर हम बात करें इसको लगभग 4000 मील में निकल के आएगा ये, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आपके जितने क्वेश्चन होंगे वो होमवर्क क्वेश्चन होंगे, ठीक है। निशिका, विकास, राहुल, साहिल, सौरभ, निकिता, सबका सही है। परिश्मिता, हैरी, सैन। चलो, तो अगर हम बात करें मोहो इज़ फॉल्स, तो मोहो क्या है? डिस्कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। कोई मुझे, तो यानी कि ये क्रस्ट और मैंटल के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी है। सीस्मिक वेव्स स्पीड अप एज दे पास अक्रॉस द मोहर्स लीडिंग डाउनवर्ड्स। तो वैसे तो ये मतलब एसएससी पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे, बट फिर भी कर लेते हैं। द मोहो सेपरेट्स डेंसर रॉक्स फ्रॉम द लेस डेंस रॉक अबव, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। डेंसिटी नीचे जाने पर बढ़ती है, ठीक है। तब मोहो सेपरेट्स डेंसर रॉक, बिल्कुल नीचे जाने पे डेंसिटी बढ़ती है, यानी कि जो ऊपर होगी वो लेस डेंस रॉक होगी। फॉल्स पूछा, मोहो सेपरेट्स क्रस्ट एंड मैंटल, ये भी सही है। कोई है ना, कॉनराड और मुझे, ये भी सही है। द मोहो मार्क्स ऑफ द टॉप ऑफ अ पार्शली मॉल्टेन लेयर, ये भी सही है। एस्टेनोस्फीयर, तो गलत कौन सा हुआ? ये वाला ऑप्शन नंबर है, ठीक है। एलिमिनेशन से आप कर सकते थे आराम से। सुरभि मिश्रा, ठीक है, आपका भी नाम ले लिया। द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, 30 कर दीजिए। अच्छा 30 कर दें, चलो भाई अब बोल रहे हैं तो 30 कर देते हैं। The mechanical transfer of heat by vibration of atoms and molecules is called, परमाणुओं और अणुओं के कंपन द्वारा ऊष्मा के यांत्रिक स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रवाहकत्व, यानी कि कंडक्शन बोलते हैं। मैकेनिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि दो चीज़ें कांटेक्ट में, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा। अच्छा, तुम लोगों ने, कितने लोगों ने चूल्हे को एक्सपीरियंस किया? जो गांव में चूल्हा होता है उसमें इस तरह से रॉड होती ना लोहे की, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे उसको फुकनी बोलते हैं। फूंका जाता है ना इससे, नहीं फूका जाता है जलाने के लिए अंगीठी को, तो फुकनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। तो तुमने देखा होगा कि अगर इसको मतलब है ना उसमें लगाया रहो तो वो क्या हो जाता है, तो उसका दूसरा एंड गर्म हो जाता है। या फिर अगर आपने कभी मतलब लोहा लिया और लोहे को गर्म किया हो तो मतलब धीरे 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 आप एकदम चमक उठते हैं, आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं एकदम से। क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है एटम्स के थ्रू, ठीक है। एटम्स के थ्रू जहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है और देन ट्रांसफ़र होता है तो उसको रेडिएशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 28 मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी सेपरेट, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि मोहो किसको अलग करती है? तो मोहो क्रस्ट को मैंटल से अलग करती है। कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर डी है ना। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द लेयर दैट सपोर्ट्स एंड मूव्स द टेक्टोनिक प्लेट इज, तो वो लेयर जो टेक्टोनिक प्लेट को मूव करवाती है वो कौन है? वो है लिथोस्फीयर ना, ये तो खुद ही प्लेट है, ये तो खुद ही प्लेट है। ये है एस्थेनोस्फीयर और ये तो पार्ट है लिथोस्फीयर का, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। चलो हर्षिता केसरवानी, क्लास की टाइमिंग होती है 6:30 PM पे।
हाँ, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब नीचे तो नहीं लेकिन ऊपर ही हो जाता है, मतलब 6:30 6:35 ये आपकी टाइमिंग रहती है क्लास की। एंड बस यही तो है। और मंडे टू फ्राइडे होती है, लेकिन क्योंकि इस बार हमने मंडे को किया नहीं था तो सैटरडे को भी क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली आपकी, ठीक है। द बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स कम टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे दोनों प्लेट एक आपस में आती हैं। कम टुगेदर, कम टुगेदर तो कॉन्वर्जेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि आपस में पास आ रही हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। चलो, अब यहाँ पे रिवीजन करना है क्या? ऊपर ही होता है, हमें भी पता है। लेकिन आज तुमने देखा होगा, कल 6:37 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, आज 6:36 पे क्लास स्टार्ट हुई, कल 6:35 पे होगी। धीरे धीरे मैं नीचे लाऊंगा इस टाइम को। अवधेश बेटा झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही है। सेम तो मैं नहीं बोला, सिमिलर, ठीक है। सिमिलर कर लो ना रैले और एल्वेस को। चलो सिमराइज कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। कर ली सभी ने आंखें बंद? किस कोई खोले तो नहीं है? देख लेना, अगर खतरनाक जगह में बैठे हो तो खोल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अर्थ की एज कैसे निकालते हैं। रेडियोएक्टिव डेटिंग 3 तरह की होती है। कार्बन डेटिंग, C14 आइसोटोप पर यूज़ करते हैं, कार्बन के 14 आइसोटोप। यूरेनियम लेड डेटिंग एंड रुबीडियम स्ट्रॉन्शियम डेटिंग। अर्थ की एज निकल आई। फिर आगे बढ़ते हैं, अर्थ की लेयर। अर्थ के अंदर क्रस्ट है, मेटल है, कोर है। पता कैसे चला? सोर्सेज ऑफ अर्थ 2 तरह के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जो हमें डायरेक्टली पता चल जाए, लावा, ठीक है, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अंदर ओशन ड्रिलिंग कर रहे हैं। इनडायरेक्ट सीस्मिक वेव्स, जो हमने P वेव्स S वेव्स को पास करवाया, जहाँ पे शैडो जोन हमें मिला, ठीक है, वो हो गया हमारा। या फिर मेटियोर्स यहाँ पे उल्का पिंड आके टकराए, वो हो गया हमारा। अब क्रस्ट मेटल कोर के बारे में पढ़ा। क्रस्ट की अगर बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक, यानी कि स्थलीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में अंतर ये, कॉन्टिनेंटल मोटी होती है, ओशनिक पतली होती है। पतली होती है लेकिन डेंस और भारी होती है। कॉन्टिनेंटल जो होती है वो लाइट होती है, लाइट चीज़ हमेशा ऊपर उठती है, ऐसे याद कर लो। तो मोटा होगा कॉन्टिनेंटल और वो लाइट होगा आपका। क्लियर? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनिटिक रॉक का बना हुआ है, ओशनिक क्रस्ट बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है। ये भी क्लियर हो गया। देन नीचे आते हैं। नीचे आने पे हमें देखने को मिलता है कि लिथोस्फीयर क्या है। नीचे हमारी लेयर है मैंटल। मैंटल का जो अपर सॉलिड पार्ट है उसको ले लें और क्रस्ट को ले लें तो एस्टेनोस्फीयर बन जाता है। सॉरी, एस्टेनोस्फीयर नहीं बन जाता है, वो लिथोस्फीयर बन जाता है, स्थल मंडल बन जाता है, जो कि एस्टेनोस्फीयर के ऊपर स्लाइड करती हैं। एस्टेनोस्फीयर क्या है? अपर मैंटल का ही पार्ट है, लेकिन अपर सॉलिड पार्ट के नीचे है वो। लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है, क्योंकि लिथोस्फीयर उसी के ऊपर ही स्लाइड करता है, ठीक है, वो सेमी मॉल्टेन फॉर्म में रहता है। देन हम आते हैं, और जो हमारा क्रस्ट है वो सिलिका एल्यूमिनियम का बना होता है। और जो मैंटल है वो सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम का। कोर सबसे अंदर है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर और इनर। आउटर लिक्विड है, इनर सॉलिड है। सॉलिड क्यों है इनर? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है अंदर, इसलिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी उसी का है। आउटर कोर जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, किसका? अर्थ का। फिर हमने पढ़ा इनका कैटेगराइजेशन बाई मास एंड बाई वॉल्यूम, बट उससे पहले क्रस्ट का कॉम्पोजिशन पढ़ा। OCl, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसका बाई मास एंड बाई वॉल्यूम क्या कंपोजिशन है। तो बाई मास 1%, लेस देन 1% क्रस्ट, 68% एंड 31%। बाई वॉल्यूम 1%, 84%, 15%। क्लियर? फिर हम आगे बढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था? हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था कि 7 मेजर प्लेट्स हैं, 8 माइनर प्लेट हैं। मेजर प्लेट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एंटार्क्टिका प्लेट, ये 7 मेजर प्लेट हो गई। माइनर इंडियन, अरेबियन, जुआन दे फूका, कोकोस, नास्का, ये क्या है? माइनर। फिलीपींस, ये माइनर प्लेट्स हैं। ये मूव करती हैं, 3 तरह से मूव कर सकती हैं। पास पास आके गले लगा सकती हैं, और एक नीचे सबडक्ट करना पड़ेगा, और एक ऊपर उठेगी, ठीक है। इसको कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, बिकॉज यहाँ क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होगी। यहाँ पे हमें रीजन ऑफ हाई वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। अगर दूर दूर जा रही है तो नीचे अंदर भरा जो मैग्मा है एस्टेनोस्फीयर में, वो ऊपर निकलेगा, नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होगा। इसलिए जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है उसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, बिकॉज द न्यू क्रस्ट इज कंस्ट्रक्टेड, जो कि कॉन्वर्जेंट वाली में डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोले थे। ट्रांसफॉर्म तीसरी तरह की होती है, आपस में लेटरल स्लाइडिंग होती है, इसलिए ना तो क्रस्ट क्रिएट होगा ना तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा। अर्थक्वेक जैसी घटनाएं होंगी। जहाँ पे अर्थक्वेक अब क्यों आता है?
क्योंकि एक फॉल्ट लाइन के अलाउंग आता है। फॉल्ट लाइन क्या है कि वहाँ पे एकदम स्ट्रेस एकदम भरा पड़ा है, जैसे ही मौका मिला स्ट्रेस रिलीज हुआ। तो फॉल्ट लाइन के अगेंस्ट, फॉल्ट लाइन के अलोंग जो स्ट्रेस का रिलीज होता है उसको अर्थक्वेक या फिर भूकंप बोलते हैं। भूकंप जो है भूकंपीय तरंगों के फॉर्म में निकलता है। सीस्मिक वेव्स उसको बोलते हैं। सीस्मिक वेव्स की स्टडी को हम सीस्मोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि जियोलॉजी के फादर किसको कंसिडर करते हैं ये बताइए कमेंट में जल्दी से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सीस्मोलॉजी जो है इसके अध्ययन को बोलते हैं। वेव्स हैं ये। वेव्स दो तरह की होती हैं, बॉडी सरफेस। बॉडी भी दो तरह की, पी वेव्स, एस वेव्स। पी वेव्स तीनों में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में, तीनों में ट्रैवल कर लेती हैं, लेकिन सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में, देन गैस में। सबसे जल्दी हाथ में चप्पल एकदम लेके पहुंचती हैं, है ना। जैसे छोटे में तुम बचपन में दौड़ते थे ना हाथ में चप्पल लेके एकदम, तो वैसे एकदम पहुंचती हैं। हम फर्स्ट सबसे पहले पहुंचती हैं। यानी दीज वेव्स विल बी द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ। सबसे पहले सीस्मोग्राफ में ही रिकॉर्ड होंगे क्योंकि सबसे पहले पहुंचती हैं इसलिए। स्ट्रेचिंग स्क्वीजिंग क्रिएट करती है और लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। एस वेव की बात करें सिर्फ सॉलिड में, और पी वेव्स रिजेंबल साउंड वेव्स। एस वेव्स ट्रैवल ओनली इन सॉलिड। पी वेव से थोड़ा सा लेट होती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एस वेव्स, जिनको लव वेव्स ही बोलते हैं। सरफेस वेव्स जो हैं ये सबसे आखिरी में पहुंचती है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अगर भूकंप का हाइपोसेंटर जहाँ पे वेव ओरिजिन हो रहा है, फोकस जिसको बोलते हैं, अगर वो समुद्र के नीचे है तो उसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी द जापानीज टर्म, मतलब वो सुनामी, उससे सुनामी ओरिजिनेट होती है, तो वेव्स ओरिजिनेट होती है, जिनको हम हार्बर वेव्स, इट इज़ अ जापानीज टर्म मीनिंग हार्बर वेव्स। क्लियर। एंड आगे बढ़ते हैं। और कुछ पी वेव्स एस वेव्स में नहीं, ठीक है, और कुछ तो था। हाँ, आपकी इंटेंसिटी स्केल और मैग्नीट्यूड स्केल। तो इंटेंसिटी स्केल हमारी कौन सी है? इंटेंसिटी स्केल है मर्कैली स्केल, और मैग्नीट्यूड है रिक्टर वाली। एम से मैग्नीट्यूड, लेकिन एम से मर्कैली नहीं है, ऐसे याद करो। रिक्टर की कोई लिमिट नहीं, मर्कैली की 1 से 12 है, ठीक है, ये हमें याद हो गया। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आखिरी हमारा टॉपिक क्या था? फिर हमने ये पढ़ा था कि अर्थक्वेक्स जो है कहाँ कहाँ पे ज़्यादा आता है। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा आता है, पैसिफिक ओशन का जो रीजन है वहाँ पे, उसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। फिर इंडिया को हमने डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया था, और हमने ये पढ़ा था कि क्यों, फिर लास्ट में जब हमारे हिटलर का दामाद जिन्हें हमें रिकॉल करवाया था कि क्यों लिथोस्फेरिक प्लेट स्लाइड करती हैं, तो उन्हें पढ़ा था कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं एस्थेनोस्फीयर में। भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है आउटर कोर जो है लिक्विड फॉर्म में उसकी वजह से, लेकिन जो कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं रेडियो एक्टिव डिके और रेजिडुअल हीट यानी रेडियोधर्मी छत्र और अवशिष्ट ऊष्मा की वजह से, उसकी वजह से प्लेट का मूवमेंट होता है। उसके बाद क्या था? उसके बाद थांकू था, ठीक है, खत्म। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने अपने घर जा सकते हैं सभी लोग, ठीक। थैंक यू। और क्वेश्चन बीच में मैंने पूछा था तो जेम्स हटन उसका आंसर हो जाएगा। बाकी थैंक यू, ऑलराइट। बाकी जिनको कोर्स वगैरह लेना है तो वो वेबसाइट में या फिर एप्लीकेशन पे या इस नंबर पे क्वेरी में मत मतलब भेजा करो। क्वेरी तभी भेजा करो कि कुछ लोग बोलते हैं सर ये बैच ले लें या फिर स्ट्रैटेजी बता दीजिए, तो इस तरह के डाउट मत भेजिए, क्योंकि पहली बात तो ये मेरा नंबर नहीं है, दूसरी बात उसकी वजह से जो एक्चुअल में जब आप कभी सही में डाउट पूछोगे ना तो आंसर नहीं हो पाता है फिर वो कि सर ये ले लें, सर ये इतने का ही मिलेगा क्या तो मतलब उस तरह के आप डाउट भेजते हैं ना, तो उसमें क्या आंसर देंगे बताइए आप? हाँ है, ठीक है, ये आंसर मिलेगा आपको। तो इससे बेटर है कि भाई जो अगर कभी वैसे नीड हो तो आप डाउट भेजा करो, ज़बरदस्ती नहीं कि चलो टेस्ट करके देखते हैं ना, कि पोक करके देखते हैं इससे कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वैसा मत किया करो। बिल्कुल आंसर मिलेगा, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड रहता है तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया करिए, मैनेज किया करिए। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल। सीस्मिक सर वोल्केनो भी तो सीस्मिक एक्टिविटी से हुआ है, तो वोल्केनो डायरेक्ट सोर्स और सीस्मिक इनडायरेक्ट क्यों? वोल्केनो अंदर से लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, उससे हमने सीस्मिक वेव्स क्या, सीस्मिक को हमने भेजा तो उससे हम इनडायरेक्टली ये मान रहे हैं। उसमें मानने वानने वाला खेल नहीं है वोल्केनो में। मैग्मा तो निकल ही रहा है ना अंदर, तो उसमें क्या मानना, वो है एक्चुअल में। उसमें हमने मान लिया कि अच्छा पी वेव नहीं ट्रैवल करती तो हो सकता है कि ये लिक्विड फॉर्म में, हो सकता है कुछ और रीज़न हो जिस वजह से ना ट्रैवल करती हूँ, ये भी तो हो सकता है। तो वो डायरेक्ट सोर्स नहीं है इसलिए, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल के लेक्चर में।